तलाक लेने के बाद जब बेटी ने अपने मायके में अपनी माँ के साथ मिलकर बड़ी बहू को परेशान किया, तो छोटी बहू ने सास और ननंद को ऐसा सबक सिखाया कि जिसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रविवार की सुबह थी, लेकिन साक्षी के लिए यह सुबह भी बाकी दिनों की तरह व्यस्त ही थी। रसोई में काम करते हुए वह सोच रही थी कि आज नाश्ता निपटा कर कुछ देर मायके हो आएगी। बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले हुए। कृष्णा की आवाज ने उसकी सोच भंग कर दी। अरे यार, मेरा तौलिया कहाँ है? कहीं भी रख देती हो। साक्षी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे, जहाँ तुम्हारे कपड़े रखे हैं वहीं तौलिया भी है। ध्यान से देखो ना। ठीक है, जल्दी नाश्ता लगा दो, नहीं तो देर हो जाएगी। साक्षी ने झटपट नाश्ता तैयार किया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। तभी शशिकांत जी कमरे से बाहर आए। उन्होंने साक्षी को आवाज दी, अरे बहू, मेरा चश्मा और अखबार तो ला देना। साक्षी ने फटाफट अखबार और चश्मा पकड़ाया। अगर चाय बनी हो तो एक कप दे देना बहू। पिताजी, अभी लाती हूँ, कहकर साक्षी रसोई घर में वापस आई। तभी वंदना की आवाज आई, बहू, पूजा घर में घी खत्म हो गया है। तुमने घी भी नहीं भरा। यह बात भी तुम्हें बतानी पड़ती है क्या? चाय कप में डालते हुए साक्षी बोले, दिमाग से निकल गया था माँ जी, अभी रख देती हूँ। वह घी लेकर पूजा घर की ओर भागी। उधर डाइनिंग टेबल पर कृष्णा जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था और फोन पर अपने सहकर्मी से बात कर रहा था। साक्षी ने पूजा घर में घी रखा और फिर वापस आकर कमरा ठीक करने लगी और फिर तेजी से रसोई की ओर लौट आई। अभी बहुत से काम बाकी जो थे। कृष्णा नाश्ता खत्म कर चुका था और बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। मैं निकल रहा हूँ साक्षी, शाम तक लौट आऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना अपना, साक्षी ने कहा। डाइनिंग टेबल पर शशिकांत जी अखबार में नजरें गड़ाए हुए थे। साक्षी ने उनके सामने चाय का कप रखते हुए कहा, लीजिए पिताजी, आपकी चाय। शशिकांत जी ने बिना सिर उठाए कहा, बहू, आज की खबर में देखो, सरकार फिर से बिजली के दाम बढ़ाने वाली है। अब बताओ, पहले से ही कितना खर्चा बढ़ गया है। तभी वंदना पूजा घर से बाहर निकलते हुए बोली, आपको तो आपकी अखबार के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। ऊपर से सबको यह खबरें सुना सुना के बोर करते रहते हो। वापस रसोई में जाती हुई साक्षी की एक का एक हंसी छूट गई। शशिकांत जी ने अखबार से नजरें उठाकर वंदना को देखा और बोले, अरे भाग्यवान, दुनिया में क्या हो रहा है यह जानना भी जरूरी है। वंदना ने हाथ नचाते हुए कहा, हाँ हाँ, बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारी इन खबरों से घर के काम तो नहीं निपटते ना। साक्षी चुपचाप उनकी हंसी ठिठोली को सुनते हुए टेबल पर प्लेट्स रखने लगी। तभी वंदना ने पूछा, बहू, यह सब छोड़, नाश्ते में क्या बनाया है? साक्षी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी, पोहा बनाया है और सोच रही हूँ कि दोपहर में दाल चावल बना दूँ। वंदना ने सिर हिलाया, ठीक है ठीक है। साक्षी ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, माँ जी, आज मुझे मायके भी जाना है। बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले हुए। सुनते ही वंदना की भौं तन गई। अरे, अभी उस दिन तो मिलकर आई थी। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, उस दिन को पूरे 2 महीने हो चुके हैं। इससे पहले कि वंदना कुछ और कहती, शशिकांत जी ने अखबार मोड़ते हुए कहा, अरे, क्यों परेशान कर रही हो बहू को? जाने दो ना। वंदना ने एक नज़र अपने पति की ओर डाली और फिर भारी मन से बोली, ठीक है, चली जाना, लेकिन जल्दी लौट आना। साक्षी के चेहरे पर खुशी झलक गई। उसने तेजी से सबके लिए नाश्ता लगाया और दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। मायके जाने की खुशी थी, इसीलिए वह सारे काम तेजी से निपटा रही थी। तभी वंदना के फोन की घंटी बजी। उनकी बेटी अवनी का फोन था। हाँ बेटी अवनी,
बता कैसी है तू? क्या तुम अकेले आ रही हो? दामाजी कहाँ है? वह क्यों नहीं आए? दूसरी ओर से न जाने अवनी ने क्या कहा कि वंदना की वो बहुत अन गई। उनका स्वर थोड़ा तेज हो गया। अरे लेकिन उनसे लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? ऐसे बिना सोचे समझे घर छोड़कर कोई आता है क्या? वंदना अब चिंतित हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत कृष्णा को आवाज लगाई। कृष्णा बेटा, अवनी बस स्टैंड पर खड़ी है, तुम जाकर उसे ले आओ। कृष्णा अपने कमरे से बाहर आया और चौंक कर बोला, लेकिन माँ, वह अकेली आई है। जीजा जी क्यों नहीं आए? वंदना ने फोन बंद करते हुए लंबी सांस ली और बोली, न जाने इस लड़के का क्या होगा। शायद झगड़ा करके आई है अपने पति से। तुम पहले उसे ले आओ, बाकी बातें बाद में देखेंगे। कृष्णा गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। साक्षी समझ गई थी कि अब घर का माहौल बदलने वाला है। थोड़ी देर के बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। कृष्णा अवनी और उसकी बेटी को लेकर घर आ चुका था। अवनी के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन भीतर ही भीतर मायके आने का संतोष भी था। वंदना बेटी को देखते ही बोली, आ गई तू? चल अंदर आ, कितनी परेशान लग रही है? शशिकांत जी ने गंभीर स्वर में पूछा। बेटी, आखिर हुआ क्या? इस तरह अचानक क्यों आ गई? अवनी झुंझुलाकर बोली, क्या बताऊं? मेरी तो सुनता ही नहीं। कब से कह रही थी कि मुझे कुछ दिन मायके रहना है, लेकिन हर बार अपनी माँ की तबीयत का बहाना बनाकर मुझे रोक लेते थे। बस अपनी माँ की सुनते हैं, किसी और की नहीं। इसी बात पर आज सुबह घर में झगड़ा हो गया। गुस्से में मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गई। थोड़े दिनों में अक्ल ठिकाने आ जाएगी उनकी। शशिकांत जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, यह ठीक नहीं है। अब तुम खुद एक बच्ची की माँ हो, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर आना सही नहीं है। लेकिन अवनी बोली, पिताजी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी शादी हुई है तो किसी की गुलामी करने के लिए नहीं। जब मन करेगा तब अपने मायके आऊंगी। वैसे तो ये लोग रहने नहीं देते। अब जब झगड़ा हो गया है तो कम से कम 1 महीना तो रुकूंगी। वंदना ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, अरे छोड़िए भी, अगर बेटी आई है तो उसे आराम से रहने दीजिए। अपने आप जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो दामाजी आकर ले जाएंगे। ऐसे भी बेटी के बिना उनका दिल नहीं लगेगा। फिर उन्होंने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, साक्षी बहू, अपनी अवनी का बैग अंदर रख दो और इसके लिए कुछ खाने को ले आओ। बेचारी परेशान होकर आई है। साक्षी ने सिर झुकाकर कहा, जी माँ जी, और बैग उठाकर अंदर ले गई। साक्षी चुपचाप किचन में गई, एक गिलास पानी भरा और ननंद के सामने रख दिया। अवनी ने अनमनी ढंग से पानी का गिलास उठाया ही था कि वंदना फिर बोल पड़ी, अरे बहू, सिर्फ पानी लाकर रख दिया, चाय नहीं बना सकती थी क्या? बेचारी इतनी दूर से आई है, थक गई होगी। साक्षी ने बिना कोई जवाब दिए फिर से किचन की तरफ रुख किया। उसने गैस जलाई और चाय बनाने रख दी, लेकिन फिर वहीं स्टूल पर बैठकर अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, क्या करूं मैं? इस लड़की से तो तंग आ चुकी हूँ। लड़ाई उनके घर होती है और परेशानी मुझ पर पड़ जाती है। जब देखो मायके चली आती है। सबका तो नहीं मालूम, पर मेरे सिर पर तो आफत ही आ जाती है। किचन में बैठी साक्षी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। बाहर से फिर आवाज आई, बहू, अभी तक चाय नहीं आई? साक्षी तुरंत उठी, जल्दी जल्दी चाय बनाकर प्याली में छानी और चाय लेकर बाहर आई और अवनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो अवनी, चाय ले लो। अवनी ने
चाय की प्याली उठाई, लेकिन उसके चेहरे पर नाखुशी छलक रही थी। उसने कप को मेज पर रखते हुए तुनक कर कहा, अच्छा, आज मैं अकेली आई हूँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह गई। सिर्फ चाय लाकर पटक दी। चाय के साथ खाने को कुछ नहीं ला सकती थी। साक्षी के कदम ठिठक गए। अभी वह कुछ बोलती उससे पहले ही वंदना बोल पड़ी, अरे बहू, तुम भी हद करती हो। चाय के साथ कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लाई? साक्षी अपने गुस्से को काबू में रखते हुए धीरे से बोली, अभी लाती हूँ माँ जी। वह तुरंत किचन में गई और ट्रे में बिस्किट और चिप्स रखकर ले आई। इसके बाद वह बिना कुछ बोले अपने बाकी के कामों में लग गई। अवनी ने चाय की चुस्की लेते हुए अपनी माँ की ओर देखा और तंज कसते हुए बोली, मम्मी, लगता है भाभी को मेरा काम करने में कुछ दिक्कत होती है। शायद उन्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं। वंदना ने तुरंत बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, अरे नहीं, तू चिंता मत कर, मैं बैठी हूँ ना। तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, अवनी भों सिकोड़ते हुए बोली। अच्छा मम्मी, वैसे आप ये सब्जी क्यों काट रही हैं? क्या उस महारानी से काम नहीं होता जो आपको काम पर लगा दिया है? अरे बेटा, तुझे तो पता ही है, घर में रहते हुए थोड़ा बहुत काम तो करवाना ही पड़ता है। तभी अवनी की बेटी नींद से जाग गई और रोने लगी। वंदना तेज आवाज में बोली, अरे साक्षी, गुड़िया को भूख लगी है, इसके लिए दूध गर्म कर दो और इसकी बोतल उबालकर उसमें दूध डाल देना। तभी शशिकांत जी कमरे से बाहर निकले। उन्होंने ये सब देखा तो नाराजगी भरे स्वर में बोले, वंदना, क्यों दिन भर बहू के सिर पर चढ़ी रहती हो? खुद उठ नहीं सकती तो कम से कम अपनी बेटी से कह दो कि अपना काम तो खुद कर ले। वंदना भों चढ़ाते हुए बोली, आप कमरे में जाइए और टीवी पर कथा चलाकर वो सुनिए, मेरे काम में दखल मत दीजिए। शशिकांत जी ने एक गहरी सांस ली और अवनी की ओर देखते हुए बोले, बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपने स्वभाव को थोड़ा बदलना चाहिए। अवनी गुस्से से बोली, क्यों पिताजी? आप हमेशा मुझे अपना व्यवहार बदलने को क्यों कहते हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे व्यवहार पर उंगली उठा रहे हैं? शशिकांत जी शांत स्वर में समझाने लगे, देख बेटी, तू अपने पति से लड़कर मायके आई है और वहां से अब तक एक फोन तक नहीं आया। क्या यह चिंता की बात नहीं है? अवनी ने तुनकते हुए जवाब दिया, आपको तो हमेशा बस उनकी ही चिंता रहती है, मेरी कोई परवाह है ही नहीं। नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मम्मी, मैं सोने जा रही हूँ। कहते हुए अवनी पैर पटकते हुए गुस्से से कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। शशिकांत जी ने भारी मन से वंदना की ओर देखा। समझा लो इसे वंदना, जब देखो बस अपने ही बारे में सोचती है। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं, हर बात पर रूठकर मायके चले आना सही नहीं है। अजी, आप भी बस हर बात में लेक्चर देने लगते हैं। बेटी मायके ही तो आई है, थोड़ा आराम करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, वंदना ने कहा तो शशिकांत जी नाराजगी में सिर हिलाते हुए वापस अपने कमरे में चले गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। साक्षी रोज की तरह अपने काम में लगी रहती, जबकि अवनी बिना किसी चिंता के आराम फरमा रही थी। एक दिन साक्षी अपने काम में व्यस्त थी कि तभी उनका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर माँ का नाम दिखाई दे रहा था। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। हेलो माँ। दूसरी ओर से साक्षी की माँ की हल्की शिकायत भरी आवाज आई। क्या बेटी, कितने दिन हो गए, तेरा चेहरा देखने को तरस गई हूँ। तेरी ननद गई नहीं क्या अभी तक?
साक्षी ने एक लंबी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, कहाँ माँ, यह तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। कहती है जब तक उसका पति माफी नहीं मांगेगा तब तक वह कहीं नहीं जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि यह इतनी आसानी से जाने वाली है। साक्षी की माँ को चिंता होने लगी। तो फिर मायके आ जा बेटी, तेरा भी मन बहल जाएगा। साक्षी हल्के से हंसी और बोली, कल मैंने सासू माँ से मायके जाने की बात की तो वह गुस्से से बोली, घर में इतनी परेशानी चल रही है और तुझे मायके जाने की पड़ी है। अब इन्हें कौन समझाए कि परेशानी सिर्फ हमारे लिए है, अवनी के लिए तो नहीं। वह तो बहुत खुश है, ससुराल से ज़्यादा जो आज़ाद जो हो चुकी है। अब तो रोज़ देर रात तक टीवी पर फिल्में देखती है और सुबह 11 बजे से पहले उठती ही नहीं। साक्षी की माँ ने गहरी सांस ली। चल कोई बात नहीं बेटा, बस तू अपना ध्यान रखना, मुझे तेरी चिंता रहती है। साक्षी ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, आप मेरी चिंता मत करो माँ, बस अपना ख्याल रखो। फ़ोन रखकर साक्षी ने घड़ी की ओर देखा तो लंच बनाने का टाइम हो रहा था। उसने जल्दी से अपने बालों को संवारते हुए रसोई की ओर बढ़ने का सोचा ही था कि तभी अवनी की आवाज़ आई, भाभी मुझे चाय बनाकर दे दो। उठ गई महारानी। साक्षी बड़बड़ाने लगी और अवनी के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। अवनी उठने के बाद वंदना तुरंत उसके कमरे में चली गई। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा तुझे तो मालूम है कि अगले महीने तेरे छोटे भाई रोहित की शादी है। अब तू इस तरह मायके आकर बैठी है, हम तेरे ससुराल वालों को किस मुंह से न्योता देने जाएं? अवनी तकिए के सहारे बैठ गई और बेपरवाही से बोली, जाने की क्या जरूरत है, कोरियर से भेज दो और फ़ोन करके बुलावा दे देना। अगर आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो उनकी मर्जी। वंदना थोड़ा असहज हुई और बोली, बेटा ऐसा नहीं होता, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। अगर तेरे ससुराल वाले नहीं आए तो लोगों को क्या कहेंगे? इससे पहले कि वंदना अपनी बात पूरी कर पाती, अवनी चिढ़कर बोली, बस मम्मी, इस बारे में मुझसे कोई बहस मत करो। 1 महीने में उन लोगों ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी कोई परवाह भी है। तभी साक्षी कमरे में चाय लेकर आई। उसने माँ बेटी की बातचीत के बीच तनाव महसूस किया, लेकिन बिना कुछ कहे चाय की ट्रे मेज पर रख दी। वंदना ने एक नज़र साक्षी पर डाली और फिर बात बदलते हुए अवनी से बोली, चाय पी ले, फिर नाश्ता कर लेना। साक्षी एक पल वहाँ रुकी, फिर चुपचाप वहाँ से चलती बनी। जैसे ही साक्षी कमरे से बाहर निकली, अवनी ने चाय का घुट लेते हुए तंज भरे लहजे में कहा, मम्मी वैसे एक बात कहूँ, आपकी बहू कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई है। देखो तो आजकल सर पर पल्लू तक नहीं रखती। वंदना ने गहरी सांस ली और हल्की झुंझलाहट के साथ बोली, क्या करूं बेटी, तेरे पापा ने ही इसे ज़्यादा छूट दे रखी है, हमेशा इसकी तरफदारी करते रहते हैं। दरवाजे के बाहर खड़ी साक्षी यह सब सुन रही थी। उसका मन एक अजीब से दर्द से भर गया। अवनी की बातें सुनकर साक्षी का मन तो हुआ कि अभी जाकर कह दे। पूरा दिन रसोई की गर्मी और पसीने में खटते हुए सर पर पल्लू रखना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अगर मैं कुछ कहूँगी तो उल्टा मुझे ही गलत ठहराया जाएगा। वह जानती थी कि उसकी बात कोई नहीं समझेगा। यही सोचकर उसने अपने मन को शांत किया और हमेशा की तरह चुपचाप अपने काम में लग गई। रात को जब कृष्णा घर लौटा तो साक्षी ने उससे बात करने का फैसला लिया। जैसे ही कृष्णा ने अपना बैग रखा, साक्षी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कृष्णा ने चौंक कर साक्षी की तरफ देखा। क्या हुआ साक्षी,
तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? साक्षी ने बिना रुके कहना शुरू किया। आपकी बहन दिन भर मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। उसके लिए मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक नौकरानी हूँ। इतना करने के बावजूद वह माँ के कान भरती रहती है, मुझे हर वक्त गलत साबित करने की कोशिश करती है। कृष्णा ने लंबी सांस ली और बोला, अच्छा फिर से वही बात? साक्षी को कृष्णा की लापरवाही पर और गुस्सा आया। वह थोड़ा तेज स्वर में बोली, देखिए मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी इज्जत चाहिए। अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। या तो आप अवनी दीदी को समझाइए या वंदना माँ से बात कीजिए, लेकिन अब मैं और सहन नहीं कर सकती। कृष्णा ने कुछ पल सोचा, फिर उसका कंधा पकड़ते हुए बोला, साक्षी तुम चिंता मत करो। रोहित की शादी में जब अवनी के ससुराल वाले आएंगे तो जीजा जी से मिलकर उसका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। कृष्णा की बात सुनकर साक्षी चुप हो गई। दिन गुजरते गए और आखिरकार रोहित की शादी का दिन भी आ गया। घर में रौनक थी, मेहमानों की चहल पहल थी। शादी के दिन अवनी की नज़र भीड़ में अपने सास ससुर और पति को तलाश कर रही थी, लेकिन जब कोई नहीं दिखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। आखिरकार वंदना भी चिंतित हो उठी और शशिकांत जी से बोली, आपने तो उनसे बात की थी ना, फिर वो क्यों नहीं आए? शशिकांत जी ने ठंडे सांस लेते हुए जवाब दिया, हमारे बात करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है वंदना? जब उनकी बहू अवनी, जिसके कारण उन लोगों का हमसे रिश्ता था, वही उनके साथ नहीं है तो वह शादी में आकर क्या करते? इसके बाद तो अवनी ने तय कर लिया कि अब वह इस रिश्ते में और नहीं रह सकती और वकील को फ़ोन करके डिवोर्स पेपर तैयार करने को कह दिया। रोहित की शादी की सारी रस्में पूरी हो गई और बहू राधिका अब इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। राधिका एक पढ़ी लिखी, समझदार और जमाने के साथ चलने वाली लड़की थी, लेकिन अपने संस्कारों से भी गहरी जुड़ी हुई थी। वह साक्षी को घर के सारे काम करते देखती तो बिना कुछ कहे खुद भी हाथ बटाने लग जाती। हालांकि उसने एक बात पर गौर किया, साक्षी पूरे घर के कामों में जुटी रहती, जबकि अवनी बस बैठकर आदेश देती रहती। शादी के एक हफ्ते बाद भी अवनी ने अपने ससुराल वापस जाने की कोई इच्छा नहीं जताई थी, लेकिन नई नई शादी के कारण राधिका ने इस मामले में कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। आज सुबह साक्षी घर के सारे कामों से निपटकर कपड़े धोने बैठी। शादी की भाग दौड़ के कारण कपड़े धोने का समय ही नहीं मिल पाया था, तो अब कपड़े धोने की मशीन लगा ली। कपड़ों का ढेर देखकर राधिका तुरंत उसके पास आ गई। भाभी, इतने सारे कपड़े एक साथ अकेले कैसे धोएगी? मैं साथ में डाल देती हूँ, साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं राधिका, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, काम करने को तो सारी उम्र पड़ी है। राधिका हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं भाभी, इतने कपड़े धोते धोते आप थक जाएंगे और साथ काम करेंगे तो थोड़ी बातें भी हो जाएगी। आज घर में पहली बार किसी ने साक्षी के आराम की फिक्र की थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राधिका ने कपड़े उठाकर मशीन में डालने शुरू ही किए थे कि उसकी नज़र पास में रखे हुए छोटे छोटे गंदे कपड़ों पर पड़ी। कपड़ों से बदबू आ रही थी। भाभी, ये कपड़े भी आप धोएंगी? राधिका ने थोड़ी हैरानी से पूछा। फिर बोली, लेकिन ये तो अवनी दीदी की गुड़िया के सुसु पोटी वाले कपड़े हैं। साक्षी हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी कड़वाहट थी। अब तो आदत हो गई है, राधिका ने उत्सुकता से पूछा। आदत मतलब? साक्षी कुछ देर चुप रही, लेकिन राधिका के दोबारा पूछने पर उसने अपने दिल का सारा गुब्बार हल्का कर दिया।
और सारी बात साफ साफ बता दी। यह सुनकर राधिका बहुत हैरान रह गई। राधिका चौंक गई। मतलब दीदी अब अपने ससुराल नहीं जाएगी? साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, और जाने का उनका कोई इरादा भी नहीं दिखता। अब तो बात तलाक तक पहुंच गई है। राधिका को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने साक्षी के चेहरे को ध्यान से देखा। उसमें दर्द और थकान साफ झलक रही थी। भाभी, आप कुछ कहती क्यों नहीं? आपको इस अन्याय का विरोध करना चाहिए। चुपचाप सब कुछ सह क्यों रही हैं? साक्षी ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। फिर धीमे स्वर में बोली, क्या करूं राधिका? यहाँ बोलने ही कहाँ दिया जाता है। बोलने से पहले ही चुप करवा दिया जाता है। जब भी मैंने अपनी परेशानी बताने की कोशिश की तो माँ ने कहा कि बेटी मायके आई है, उसे परेशान मत करो। और कृष्णा ने कहा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। राधिका का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप हमेशा चुप रहेंगी भाभी? जरूरत से ज्यादा सहने से लोग आपका फायदा ही उठाएंगे। राधिका और साक्षी कपड़े धोते हुए बातें कर रही थी कि तभी वंदना की तेज आवाज आई। राधिका बहू, अरे कहाँ चली गई? राधिका ने जल्दी से हाथ धोते हुए जवाब दिया। जी माँ जी, मैं यही हूँ, भाभी की मदद कर रही हूँ। तभी वंदना के साथ साथ अवनी भी वहां पहुंच गई। अरे राधिका बहू, तुम्हारी तो आज पहली रसोई है, चलो कुछ मीठा बना लो, वंदना ने आदेश भरे स्वर में कहा। वाह, क्या खुशबू है, पहला निवाला लेते ही अवनी बोली। राधिका, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे आगे तो होटल के बड़े बड़े शेफ भी फेल है। जब वंदना और बाकी घर वालों ने भी खाना शुरू किया तो सब ने राधिका के स्वाद की तारीफ की। लेकिन तभी अवनी के मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसने पूरा माहौल बदल गया। उफ, इतने दिनों से साक्षी भाभी के बेस्वाद खाने से परेशान हो गई थी। आज कितने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। साक्षी जो चुपचाप परोसने में लगी थी, एक पल को ठिठक गई। राधिका ने चुपचाप पानी का गिलास उठाया और गहरी सांस ली। फिर बहुत शांत लेकिन तीखे स्वर में बोली, वैसे दीदी, मैंने भी साक्षी भाभी के हाथों का खाना खाया है और मुझे तो वह बहुत ही स्वादिष्ट लगा। अवनी और वंदना ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, राधिका ने दूसरा तीर चला दिया। और दीदी, अगर आपको उनके हाथों का खाना पसंद नहीं था तो आप खुद बना लेती। अवनी और वंदना के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन राधिका अपनी बात कहकर वहां से जा चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे शशिकांत जी यह सारी बातें सुन रहे थे। राधिका की बातों से वह मन ही मन संतुष्ट थे। कोई तो आया इस घर में जो इन माँ बेटी का मुंह बंद करवा सके। अगले दिन सुबह साक्षी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सिर भारी था, बदन टूट रहा था, लेकिन फिर भी वह उठकर रोज की तरह अपने काम निपटा रही थी। राधिका ने उसे रोक दिया। भाभी, आप आराम कीजिए, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी, साक्षी ने हिचकते हुए कहा। लेकिन राधिका, इतने सारे काम हैं। राधिका ने प्यार से साक्षी का हाथ थामा और कहा, भाभी, आप दिन भर के काम में खुद को खपा देती है और अपना ख्याल नहीं रखती। ऐसे में तबीयत तो खराब होनी ही थी। अब आप जाइए, आराम कीजिए, मैं सब देख लूंगी। साक्षी कुछ बोल नहीं पाई। पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी परवाह कर रहा है। साक्षी आराम करने चली गई। सुबह के 11 बज चुके थे। अवनी आखिरकार नींद से जागी। ऊंधी आंखें लिए बाहर निकली। उसने इधर उधर देखा, शायद साक्षी को ढूंढ रही थी। जब वह कहीं नहीं दिखी तो उसने राधिका को सामने देखा और कहने लगी, राधिका, मेरे लिए एक कप चाय बना दो।
और हाँ, इलायची डालकर कड़क चाय बनाना। सिर बहुत भारी हो रहा है। गुड़िया के कपड़े भी रखे हैं धोने के लिए। चाय बनाकर वह भी धो देना। राधिका ने कपड़े तय करते हुए बिना एक पल गंवाए तपक से जवाब दिया, दीदी, गुड़िया के गंदे कपड़े तो मैं नहीं धो सकती। आपकी बेटी है तो यह जिम्मेदारी आपकी बनती है। और अगर सिर में इतना ही दर्द हो रहा है तो आइंदा रात को 12 बजे तक टीवी देखने की बजाय अपनी नींद पूरी कर लिया कीजिए। अवनी हैरान रह गई। राधिका ने आगे कहा, और जहाँ तक रही चाय बनाने की बात, तो वह आप खुद भी बना सकती हैं। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। यह कहकर राधिका अपने कमरे में चली गई। राधिका की इस बात ने अवनी के पैरों तले जमीन खिसका दी। साक्षी भाभी ने तो आज तक मुझे कभी जवाब नहीं दिया था, और यह कल की आई लड़की मेरे सामने जबान लड़ाती है। अवनी का गुस्से से चेहरा तमतमा उठा। अपनी बात खत्म करके राधिका ने पास रखा गिलास भरा और अपनी जेठानी साक्षी के लिए दवाई लेकर उसके कमरे में गई। साक्षी बोली, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? तो राधिका ने कहा, अरे नहीं भाभी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अवनी दीदी मुझे चाय बनाने को कह रही थी तो मैंने भी साफ साफ कह दिया, अगर चाय पीनी है तो आप खुद बना लो। राधिका की यह बात सुनकर साक्षी हैरान रह गई। क्या तुमने मना कर दिया? तो राधिका बोली, और नहीं तो क्या, इन लोगों की गुलामी नहीं ली है मैंने। जो गलत लगेगा उसे बोलना ही पड़ेगा। साक्षी चिंता में पड़ गई। फिर राधिका बोली, अरे भाभी, आप टेंशन मत लो, अब देखना मैं कैसा सीधे करती हूँ इसे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दीदी को उनके ससुराल न भेजा तो मेरा नाम भी राधिका नहीं। राधिका के जवाब ने अवनी को अंदर तक झकझोर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस घर में कोई उसे पलटवार जवाब भी दे सकता है। वह गुस्से में पैर पटकती हुई वंदना के पास गई और झुंझला कर बोली, माँ, आपकी यह नहीं बहू तो हद ही पार कर रही है। मुझसे इस तरह बात कर रही थी जैसे मैं इस घर की मेहमान हूँ और वह मालकिन। लेकिन हुआ क्या माँ? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरा सिर भारी हो रहा है, इसलिए चाय बना दे। लेकिन वह जवाब देते हुए बोली कि जिसको जो चाहिए खुद आकर बना ले। मैं पूछती हूँ, कहाँ की महारानी है वह? तो वंदना बोली, अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत तो फिक्र मत कर। 1 हफ्ता हुआ नहीं मेरी बेटी को उल्टे जवाब देने लगी। उसे तो मैं देख लूंगी। वंदना ने तुरंत आवाज लगाई, राधिका बहू, जरा इधर आओ। राधिका बेफिक्री से आई और बोली, जी माँ जी, कुछ काम था? वंदना ने कड़वी आवाज में कहा। तू माँ से इस तरह बात कर रही थी? यह कोई तरीका है बात करने का? राधिका बिना डरे बोली, माँ जी, मैंने तो बस वही कहा जो सच था। दीदी को अगर चाय चाहिए थी तो वह खुद बना सकती थी। और बात सिर्फ चाय की ही नहीं थी, वह तो मुझे गुड़िया के कपड़े धोने को भी कह रही थी। मैं क्यों उनकी बेटी के गंदे कपड़े धोऊं? यह काम दीदी खुद क्यों नहीं कर सकती? अवनी तिल मिला उठी, तो क्या अब तू हमें सिखाएगी कि क्या करना चाहिए? राधिका ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, सिखाना तो पड़ेगा दीदी, आपको दूसरों से काम करवाने की आदत जो हो गई है। साक्षी जो ये सब सुन रही थी कमरे से बाहर आई। वंदना ने उसे देखते हुए कहा, लो, साक्षी बहू भी आ गई। तुम ही समझाओ इसे बहू, क्या यह सही कर रही है? साक्षी ने अपनी सास की ओर देखा, फिर अवनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, बिल्कुल सही कर रही है, इसमें गलत क्या है? अवनी और वंदना सन रह गई। साक्षी ने आगे कहा, अवनी, यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी है। बहुएं हैं हम, इस घर की नौकरानी नहीं। इस घर में
सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ रहना है तो काम भी करना ही पड़ेगा, फिर चाहे वह बहू हो या बेटी। वंदना ने पहली बार साक्षी की आंखों में आत्मविश्वास देखा। फिर राधिका बोले, और माँ जी, अगर अपनी दीदी तलाक देकर मायके में रहने के बारे में सोच रही है तो शौक से ले सकती हैं तलाक, लेकिन उसके बाद आप मुझसे और साक्षी से, भाभी से कोई उम्मीद मत रखिएगा। इतना कहकर दोनों देवरानी जेठानी कमरे से बाहर निकल गई। अपने सामने अपनी बहू को इस तरह बोलते देख वंदना हक्की बक्की खड़ी रह गई। तभी अवनी बोली, देखा मम्मी कैसे जवाब देकर गई है आपके सामने। तो वंदना बोली, आज तक इस घर में मेरे सामने किसी ने बोलने तक की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज सिर्फ तेरी वजह से मेरी दोनों बहुएं मुझे सुना चली गई। यह सब सुनकर अवनी की आंखों में धधक रही क्रोध की ज्वाला अचानक आंसू बन गई। शशिकांत जी जो चुपचाप यह सब देख रहे थे बोले, बेटी, तेरी भाभीियों का कोई कसूर नहीं है, तुझे खुद ही सोचना चाहिए। अगर कल को तेरी ननद तेरे घर में आकर बैठ जाए और तुझ पर हुक्म चलाए, अपनी माँ को तेरे खिलाफ भड़काए, तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? तुझ पर क्या बीतेगी? तेरा ससुराल ही तेरा घर है, यह बात अपने दिमाग में बिठा ले। तो वंदना बोली, देखो बेटी, छोटी छोटी बातों पर यूं झगड़ा कर मायके आ जाना और रिश्ते ख़त्म करने के बारे में फैसला ले लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। तेरी एक बेटी है, अब उसके भविष्य के बारे में सोच और अपने ससुराल राजी खुशी से जा। मैं तेरे साथ चलती हूँ तुझे छोड़ने के लिए। हाँ माँ, शायद आप ठीक कर रहे हैं, अब मैं और ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकती। कहते हुए अवनी अपने कपड़े पैक करने लगी। अवनी को अपना सामान समेटते देख साक्षी और राधिका ने एक गहरी सांस ली। करीब 2 घंटे के बाद वंदना अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़कर वापस आ गई। शशिकांत जी बोले, वंदना, आज तुमने अवनी को समझा बुझाकर उसे उसके ससुराल वापस भेजकर बहुत समझदारी का काम किया है, लेकिन यदि यह काम उसी दिन किया होता जिस दिन वह झगड़ा करके यहाँ आई थी, तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो दोस्तों, क्या छोटी बहू ने जैसा व्यवहार किया वह सही था या बड़ी बहू का सहन करना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।